चलो children, we'll do a final accounts question. डेबिट बैलेंसेस दिए हुए, क्रेडिट बैलेंसेस दिए हुए हैं. ओके, सो इंश्योरेंस, सैलरीज, कैश एट एक्सिस बैंक, ट्रेड एक्सपेंसेस, पोस्टेज, ड्राइंग, प्लांट एंड मशीनरी. बैलेंस दैट इज ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल का बैलेंस दिया हुआ है. एडिशन किया है 1 अक्टूबर को. देखो 1 अप्रैल से 31 मार्च मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च. तो सिंपल सा है कि 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाना है इस वाले एडिशन पे, और जो 1 अप्रैल पे था उसका फुल मंथ्स का लगाना है. स्टॉक है 15,000. परचेज, रिटर्न इनवर्ड, सन्ड्री डेटर्स, फर्नीचर, फ्रेट, कैरेज आउटवर्ड्स, रेंट, रेट्स, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इनपुट IGST. ओके, CGST लिखा नहीं है. कैपिटल है, क्रेडिटर्स है, सेल्स है, रिटर्न आउटवर्ड्स है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डिस्काउंट क्रेडिट में मतलब रिसीव, रेंट सबलेट प्रीमाइसेस एज ऑन 30 सितंबर 2018. मतलब ये सबलेट किया तो हमको इनकम मिला. स्टॉक ऑन 31 March 18 was valued 24,000 and stationery unused at the end was 250. Any stock of stationery which is not used, unused stock of stationery है, तो जो स्टेशनरी आपने परचेज की थी उसमें से लेस कर दो, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर आप यूज करेंगे. तो जस्ट एक प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे एक मार्क लगाओ, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे एक मार्क लगाओ कि इसमें एडजस्टमेंट है, 1000 में एडजस्टमेंट है, इसमें से लेस करेंगे 250 और उसको एसर्ट बनाएंगे. Provision for doubtful debt is to be maintained and 6% on sundry debtors. So already old provision भी है, देखो इधर provision for doubtful debts, इसको स्टार करके रखो, ये ओल्ड है. न्यू बनाना है आपको 6% ऑन सन्ड्री डेटर्स. सो डेटर्स पे एडजस्टमेंट है ना, तो सन्ड्री डेटर्स को मार्क करके रखो. डेट्स नहीं कर रहे हो क्या ना? क्या बेटा? बैड डेट्स नहीं कर रहे हो क्या? ऐड नहीं करना है बैड डेट, एक मिनट. बैड डेट्स का यदि कोई एडजस्टमेंट नीचे लिखा होता कि फर्दर बैड डेट्स इतना है तो मैं उसको मार्क करती, नहीं तो बैड डेट्स एज एक्सपेंस में रखूंगी. बैड डेट्स में एक मतलब यदि यहाँ पे फर्दर बैड डेट्स एडजस्टमेंट में दिया होता ना, जो भी एडजस्टमेंट का है उसको मार्किंग करो. यहाँ पे मुझे दिख रहा है यदि कि बैड डेट्स गिवन है, बट वेयर आर द फर्दर बैड डेट्स, मतलब एडजस्टमेंट में फर्दर बैड डेट्स होगा तो डेफिनेटली बैड डेट्स को मार्क करूंगी, नहीं तो नहीं मार्क करूंगी. तो अभी देखो सन्ड्री डेटर्स को मार्क किया मैंने 2800. ठीक है. क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, मतलब इसमें दो है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इससे रिलेटेड है, पर इसमें स्टार ऑलरेडी है. अब थोड़ा और एडजस्टमेंट देखते हैं क्या है. राइट ऑफ 800 एज बैड डेट्स, क्योंकि यहाँ पर अब हुआ ना 800 एज बैड डेट्स, क्योंकि यहाँ पर ये 4th है. बैड डेट्स का भी यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन है. तो क्वेश्चन में देखो ओल्ड बैड डेट्स कहीं गिवन है क्या? यदि ओल्ड बैड डेट्स गिवन है तो ओल्ड बैड डेट्स ऐड न्यू होता है, बराबर. यहाँ पे तुमको डेबिट साइड में कहीं और पहले से बैड डेट्स दिख रहा है? नहीं. तो डेटर्स में एक बार और ध्यान रखना कि बैड डेट्स भी है. पहले बैड डेट्स लेस करेंगे, फिर प्रोविजन लेस करेंगे. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी है मेरे पास, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी है. तो मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि इसका स्टेप्स होता है. स्टेप्स क्या होता है? जो डेटर्स है, देखो मैं एक बार लिख के बताती हूँ ताकि आपको याद हो. जो डेटर्स है, डेटर्स में से पहले लेस करते हैं फर्दर बैड डेट्स, जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में एडजस्टमेंट में गिवन है. उसके बाद लेस करके हमारा जो फिगर आएगा उसमें हम क्या करेंगे, फर्दर बैड डेट्स लेस किया हमने, उसके बाद लेस हम लोग क्या करेंगे, जो ये वाला अमाउंट आ रहा है ना उसके ऊपर हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये अमाउंट पे इस क्वेश्चन में मुझे 6% बनाना है, तो @6% बनाऊंगी. ठीक है. फिर ये लेस करने के बाद एक और अमाउंट मिलेगा, और उस पे मेरे को क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट 2%. तो लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये 2% जो मुझे निकालना है @2%, ये मैं इस पे निकालूंगी, ये लेस करूंगी, एंड फिर फाइनल जो फिगर आएगा वो फिगर में
इसमें डालूंगी बैलेंस शीट में। ओके, तो अभी हम करेंगे तो देखेंगे, बट एक सीरियल होता है ना कि सबसे पहले आप बैड डेट्स लेस करेंगे, बैड डेट्स लेस करने के बाद आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लेस करेंगे, और उसके बाद प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स लेस करेंगे। ओके, नेक्स्ट कोई भी। उसके बाद इंश्योरेंस इज पेड अप टू 30 जून 2018। यदि इंश्योरेंस 30 जून 2018 तक का है, तुम्हारा साल तक तो मार्च में स्टार्ट हो रहा है, मार्च में एंड हो रहा है, तो मैं क्या करूं, कोई मुझे बता सकता है? डिवाइड बाय 15 into 3। ओके, ये तो मार्च में ही स्टार्ट हो रहा है, तो हम मतलब मार्च में ही हमारा तो साल एंड हो जाता है, तो मैं ये जून तक जा रहा है, तो अप्रैल मई जून बात हो गई यहाँ तो अगली साल के 3 महीने की। तो इंश्योरेंस इज पेड अप टू 30 जून, तो 30 जून तक है, तो मतलब 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा दिया है। तो कोई बच्चा मुझे कैलकुलेट करके बता सकता है कि 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा कितना होगा इंश्योरेंस में? देखो हम देखते हैं यहाँ पे इंश्योरेंस का फिगर कितना है, जस्ट चेक करो। इंश्योरेंस चार्जेस 2400 यहाँ पे गिवन है, तो 2400 है और जून तक पेमेंट हुआ है। क्या करूं मैं? कैन समवन टेल मी इसको कैसे करेंगे हम? 2400 डिवाइड बाय 15 करो into 3 कर। 15 मंथ्स का है, जबकि साल तो 12 मंथ्स का ही होता है ना, तो 3 मंथ्स एक्स्ट्रा दिया, तो प्रीपेड कितना हुआ? 480। 480 में 480। ओके करेक्ट। अभी नेक्स्ट देखो, इंश्योरेंस का बात हुआ, उसके बाद अ फायर अकर्ड ऑन 25 मार्च। मेरा साल एंड हो रहा है 31 मार्च को, लेकिन फायर मतलब विद इन माय ईयर ओनली फायर अकर्ड, राइट? तो फायर अकर्ड and the godown and stock of the value of 6000 was destroyed. 6000 का stock खराब हो गया। The stock was purchased by paying IGST at the rate 18%, and it was insured, and the insurance company admitted a claim of 4000. अब मैं क्या करूं इसका? देखो यदि जीएसटी, मान लो ये जीएसटी का क्वेश्चन नहीं होता, तो यदि मेरा 6000 का सामान जला है और इंश्योरेंस कंपनी ने 4000 का क्लेम एक्सेप्ट किया, तो 4000 तो मैं इंश्योरेंस कंपनी से मांगूंगी, दैट इज 4000 विल बी माय एसेट, एंड 2000 मेरा खुद का नुकसान है, तो मेरे पी&एल डेबिट होगा, मेरा पी&एल डेबिट होगा टू लॉस बाय इंश्योरेंस, लॉस बाय फायर, ठीक है? बट इसमें जीएसटी है, तो यदि किसी को आता है तो बताओ कि जीएसटी में क्या करेंगे, नहीं आता है तो वैसे बोलो, मैं एक्सप्लेन करूंगी। वो जीएसटी माइनस करेंगे ना ये इनपुट वाले में से, क्योंकि खरीदा हुआ है। शाबाश। ये जो 7000 इनपुट जीएसटी है, 7000 इनपुट जीएसटी, इस पे कितना जीएसटी लगा जो सामान डिस्ट्रॉय हो गया? गुड्स कॉस्टिंग वैल्यू ऑफ 6000 वाज डिस्ट्रॉयड। क्या करूं इसका एग्जैक्टली? 6000 का 18% निकालना पड़ेगा। अच्छा कितना होगा? 9%। 9%, हाँ ठीक, 18% होगा ना, आईजीएसटी है तो। देखो यहाँ भी इनपुट आईजीएसटी और यहाँ भी इनपुट आईजीएसटी है, तो मतलब 18%। बात सही है कि सिर्फ नीचे इनपुट तो लिखा ही नहीं है ना। मेरी बात सुनो, यदि सिर्फ जीएसटी लिखा होता तो मुझे खुद से मानना था कि 50% सीजीएसटी है, 50% एसजीएसटी, बराबर है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है इसने आईजीएसटी 18% लिखा है। अब क्या करें? 18% ही लगेगा क्योंकि वो इंटरेस्ट है। हाँ बेटा 18% ही लगेगा। ऑप्शन कहाँ छोड़ा उन्होंने मेरे पास, है ना? ऑप्शन तो छोड़ा नहीं है। तो अब मैं क्या करूँ एग्जैक्टली जीएसटी का? ये चलो हम साथ में करते करते बात करेंगे। बनाते हैं ट्रेडिंग एंड पी&एल। बैलेंस शीट का क्या करेंगे, ओरली डिस्कस करेंगे। अभी बनाते हैं ट्रेडिंग एंड पी&एल।
ओपनिंग स्टॉक कुछ गिवन है क्या क्वेश्चन में? चलो हम लोग ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखेंगे डेबिट में, टू ओपनिंग स्टॉक यदि है तो, टू परचेज लेस परचेज रिटर्न, जो कुछ भी है। तो अब जहां जहां पे मार्किंग है वो मुझे ध्यान रखना है। हाँ, और कुछ जो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। ओके, लेकिन हम एक सेट पैटर्न फॉलो करते हैं। हम ऐसे नहीं करेंगे कि ढूंढ ढूंढ के डालेंगे, हम लाइन से जाते हैं बेटा, तो हम लाइन से ही जाएंगे। इंश्योरेंस चार्जेस 2400 है और इसमें 480 प्रीपेड है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑब्वियसली इंश्योरेंस चार्जेस मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो मैं सबसे पहले P&L में जाती हूँ। नहीं तो यदि हम ढूंढ ढूंढ के लिखेंगे हम कुछ मिस कर जाएंगे, इसलिए हमेशा लाइन से जाओ। टू इंश्योरेंस 2400 एड आउटस्टैंडिंग लेस प्रीपेड, कितना है? 480। तो ये लेस करो, और है ना 480 जो प्रीपेड इंश्योरेंस है वो एक और जगह जाएगा। कहाँ जाएगा वो? assets बैलेंस शीट के एसेट्स में भी जाता है। ये बात हर बच्चे को ध्यान रखनी चाहिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहाँ जाता है? कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होगा तो वो कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी। हाँ, तो ये भी ध्यान रखना। चलो लेस करके बताओ कितना आ रहा है? 2400 लेस 480। 1920 जोर से बोलो क्योंकि माइक में बराबर सुनाई नहीं दे रहा है। 1920 1920। ठीक है, अब उसके बाद तो ये मैंने कर दिया, तो मैं टिक लगाती जाती हूँ। सैलरीज एंड वेजेस, क्या कोई एडजस्टमेंट था सैलरीज एंड वेजेस का? नहीं। यदि सैलरीज एंड वेजेस का एडजस्टमेंट नहीं था तो क्या मैं इसको डायरेक्ट लिख सकती हूँ यहाँ पर, टू सैलरीज एंड वेजेस? एक और बात बताओ, यहाँ पे सैलरीज एंड वेजेस की बजाय वेजेस एंड सैलरी होता तो कहाँ जाता वो? ट्रेडिंग ट्रेडिंग। वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता तो वो ट्रेडिंग में जाता। ओके चिल्ड्रन, लाइक बेसिक कॉन्सेप्ट्स इज ओके। नेक्स्ट ये भी कर लिया। कैश इन हैंड कहाँ जाता है? कैश इन हैंड assets कैश इन हैंड एसेट में जाता है, और मैं अभी यहाँ पर बैलेंस शीट नहीं बना रही हूँ तो इसको जाने दो। कैश एट एक्सिस बैंक भी एसेट में जाता है। मुझे पूछना है ट्रेड एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग में डाल दूं? सही बात है ना, डाल दूं ना? नहीं मिस P&L जाएगा क्यों? रीजन? क्योंकि वो बिजनेस के एक्सपेंसेस है ना कि आपके मैन्युफैक्चरिंग। करेक्ट, ट्रेड करने के एक्सपेंसेस है इसलिए ट्रेड एक्सपेंसेस P&L में जाएगा। ट्रैप है, तुम फंसना मत बेटा। तो टू ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस कितना है अपना? 400। ठीक है, अब उसके बाद पोस्टेज कहाँ डालू? पोस्टेज आप लोग ही बताओगे, मैं तो सिर्फ सॉल्व करने बैठी हूँ, जैसे आप बोलोगे वैसे कर दूंगी। ठीक है, तो पोस्टेज आप बोलते हो P&L डेबिट, ठीक है कर देती हूँ क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो ये 800 मैंने डाल दिया। ड्राइंग को मुझे क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? लायबिलिटीज में कैपिटल से लेस। कैपिटल में से लेस कर देंगे बैलेंस शीट में। यदि ये ड्राइंग ऑफ गुड्स होता तो क्या करते? यदि ये वाला ड्राइंग कैश का ड्राइंग नहीं होके 6000 ड्राइंग ऑफ गुड्स होता तो आप क्या करते? ट्रेडिंग में डालते ना, क्रेडिट में, या फिर हाँ। आप परचेज से लेस करते थे। या क्लोजिंग स्टॉक से। परचेजेस से लेस करो। एक मिनट, देखो जिसने भी बोला परचेज से लेस करते हैं, ये ड्राइंग ट्रायल बैलेंस में गिवन है या ये ड्राइंग एडजस्टमेंट? यदि यहाँ एडजस्टमेंट में गिवन होता है ड्राइंग ऑफ गुड्स 6000, ठीक है, यदि यहाँ एडजस्टमेंट में गिवन होता है ड्राइंग ऑफ गुड्स 6000, तो आपकी बात तो एकदम सही है ना कि भाई कैपिटल से भी लेस करो और परचेज से भी लेस करो। क्या ये एडजस्टमेंट है कि दो जगह काम कर रहे हो तुम? नहीं, इसमें तो खाली उसमें लिखेगा ना, कैपिटल में थोड़ा ना लिखेगा अगर एडजस्टमेंट नहीं है।
मैं वापस से पूछ रही हूँ, सिर्फ परचेज से लेस करोगे, सिर्फ कैपिटल से लेस करोगे, दोनों करोगे, क्या करोगे? मुझे ऐसे लगता है मेरी क्लास परचेज कंफ्यूज से है। लेस करो। एक ही करेंगे अगर एडजस्टमेंट में नहीं है तो। एक ही करेंगे, बट कौन सा करेंगे ये मेरा क्वेश्चन है। तुम बोलते हो यदि ड्रॉइंग, ट्रेडिंग अकाउंट वाला। यदि कैश का ड्रॉइंग होता तो Capital कहाँ से लेस कर रहे होते? कैपिटल। यदि कैश का ड्रॉइंग हो रहा तो कैपिटल से लेस करोगे, लेकिन तुम लोग बोलते हो कि यदि मिस गुड्स का ड्रॉइंग है तो परचेज से लेस कर दो। लॉजिक बनता है क्या ये लॉजिक है कि कैश का है तो कैपिटल से नहीं, करो। ये भी कैपिटल से ही है। हाँ, अकाउंट्स में रूल्स चेंज थोड़ी ना होते हैं। यदि कैश का ड्रॉइंग है, सिंगल जगह एडजस्टमेंट है, कैपिटल से लेस किया। यदि गुड्स का ड्रॉइंग है, सिंगल जगह एडजस्टमेंट है, कैपिटल से लेस करोगे, ट्रेडिंग में नहीं जाओगे। देखो ये कॉमन मिस्टेक है कि बच्चे ये करके आते हैं एग्जाम में, देखते ही नहीं कि अरे ट्रायल बैलेंस में गिवन है कि एडजस्टमेंट में गिवन है। एडजस्टमेंट में 2 जगह करोगे बेटा, ट्रायल बैलेंस में 1 जगह, और कौन सी जगह वो तो तुमको ध्यान रखनी पड़ेगी ना। अब ये मत करना गलती, मैं टेस्ट में दूंगी। अब देखो, प्लांट एंड मशीनरी ओपनिंग बैलेंस 1,20,000 है, एडिशन ये है, और स्टॉक, तो ये ओपनिंग स्टॉक 15,000 यहाँ लिख देती हूँ एक बार, ओपनिंग स्टॉक 15,000। ये मुझे ये दोनों मुझे काम आएगा डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने में। परचेज 82,000 है, एक बार इनर कॉलम में मैं 82,000 लिख देती हूँ। उसके बाद रिटर्न इनवर्ड, जरा मुझे बताना रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है, परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न? सेल्स। देखो मैं 100% श्योरिटी से बोल रही हूँ, आधे बच्चों को रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड में कंफ्यूजन होता है। क्यों होते हो कंफ्यूज? रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न। याद करने कितना टाइम लगता है? अच्छा तुम भूलते हो तो मैं तुमको याद कराती हूँ। रिटर्न इनवर्ड इज सेल्स रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड is purchase return, out is purchase, in is sales। अब मैं बोलती हूँ मेरी क्लास में सिया है, सिया ऑब्वियसली तुम्हारी फ्रेंड्स है ना ये, क्योंकि तुम लोग सब साथ में पढ़ रहे हो, और एक प्रिया भी है, मैं भी तो हूँ। तो मस्ती कैसे करोगे जब तक प्रिया क्लास में रहेगी? तो सिया को तो करो इन और प्रिया को करो आउट। अब मिक्स मत करना, प्रिया को आउट करो, दैट इज प्रिया को आउट कर रहे हो, पी मतलब परचेज रिटर्न है वो, सिया को कर रहे हो इन, एस मतलब इनवर्ड ही है, तुम्हारी फ्रेंड है ना, उसी को इन करोगे, मुझे तो आउट ही करोगे ना। तो सिया है, एस फॉर सेल्स रिटर्न होता है, उसको क्लास के अंदर ले लो और मुझे क्लास के बाहर निकालो, प्रिया को आउट करो। रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न। नेक्स्ट टाइम गलती करने को अब बर्दाश्त नहीं है, अब उसको सही करना, ठीक है? तो अभी रिटर्न इनवर्ड है बेटा, इनवर्ड है 2000, दैट इज सेल्स जब आएगा आ जाएगा, सेल्स रिटर्न तो मिल रहा है ना, लिख दो ना, रिटर्न इनवर्ड 2000। ओके, ये हो गया। सन्ड्री डेटर्स 2800, मैं यहाँ साइड में ना कहीं कैलकुलेशन कर लेती हूँ, यहीं पे कर लेती हूँ, जगह नहीं है ना इसलिए डेटर्स में यहाँ पे लिख देती हूँ, क्योंकि बैलेंस शीट में नहीं बना रही हूँ। तो डेटर्स 2800, इसका भी बहुत सारी चीजें इसमें होगी। उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर 5000, यदि मैं देखूं क्या कुछ डेप्रिसिएशन वगैरह है क्या इसमें, चेक करते हैं, 1 मिनट। एडजस्टमेंट्स यदि हम पढ़ेंगे तो देखो उसमें एडजस्टमेंट में इसका वो नहीं है कुछ भी, तो फर्नीचर एंड फिक्सचर का डेप्रिसिएशन नहीं होगा। फ्रेट डायरेक्ट एक्सपेंस है 2000, तो यहाँ पे टू फ्रेट, डायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरियज आउटवर्ड कहाँ जाएगा जरा बता सकते हो मुझे?
PNL आउटवर्ड है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनवर्ड होता तो कहाँ जाता, इनवर्ड होता कहाँ जाता, trading कैरियज इनवर्ड ट्रेडिंग, कैरियज आउटवर्ड P&L। और एक और बात ध्यान रखो ना बच्चों, सिर्फ कैरियज लिखा हुआ है तो वो P ट्रेडिंग, तुम मानोगे कि वो इनवर्ड है, ठीक है। अब नेक्स्ट रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, तो ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, डाल दो उसको, रेंट रेट्स टैक्सेस कितना है 4600। ओके, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में एडजस्टमेंट है, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एडजस्टमेंट है, अंदर लिखो 1000, क्या है 250 का नेक्स्ट ईयर के लिए है, तो यहां से लेस करो प्रीपेड 250, और बैलेंस शीट में एसेट्स में लिखना स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 250, तो अभी के लिए यहाँ 750 आ जाएगा। उसके बाद ये हो गया इनपुट IGST। निशिता इस इनपुट IGST का क्या करूं मैं, क्या तुम बता सकते हो, इनपुट IGST 7000 है, क्या करूं मैं, हाँ मिस, मिस इनपुट, हाँ मिस इनपुट IGST से मिस वो जो एक गुड्स जो अपने ये डिस्ट्रॉय हुए थे उसका भी माइनस करेंगे ना। हाँ ठीक है निशिता, तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक भी है, ओपन करो, वर्किंग देखो और बोलो, ये करेंगे जब तक हम दूसरी चीज लिखते हैं। क्रेडिटर्स ठीक है। 1,70,000 है, सॉरी कैपिटल 170 है, बैलेंस शीट में जाएगा, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लायबिलिटी, सेल्स 1,20,000, तो सेल्स लिखो यहाँ पे 1,20,000 ट्रेडिंग क्रेडिट में। उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड, आउट तो तुम मुझे ही करोगे, प्रिया को आउट करोगे, P फॉर प्रिया, P फॉर परचेज, रिटर्न करो मुझे आउट, रिटर्न आउटवर्ड 1,200, सिया को तुम लोग इन करोगे, ऑब्वियसली तुम्हारी फ्रेंड है ना, ठीक है। तो परचेज रिटर्न 1,200, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 400, डेटर्स का जरा सा बता सकते हो मुझे कि प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन 400 है, बैड डेट्स भी दिया है, चलो हम लोग करते हैं इसको। सो मशीनरी का क्या किया आपने, छोड़ दिया कैसे? मशीनरी कोई डेप्रिसिएशन था क्या हाँ उसमें? अच्छा, नहीं इन लोग ने स्टॉक वो अलग है क्या, वो स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, वो तो ओपनिंग स्टॉक था ना। वो ओपनिंग स्टॉक है ना, वो मशीनरी का नहीं है ना कुछ हाँ रिलेटेड। तो इसने यदि मुझे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ऐसा कुछ दिया होता तो मैं कर देती, है ना, तो उसने कुछ 10% दिया है। एक मिनट, डेप्रिसिएशन दिया है, दो अलग अलग है ना, हाँ, तभी तो डेट अलग अलग 10%। दिया है। हाँ लेकिन उसने डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी दिया है ना यार, ये देखो ना, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट 10%, तो आएगा ना ये यहाँ पर टू डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी, देखो कितना आ रहा है प्लांट एंड मशीनरी 10%, तो 2 मिनट देना, 1,20,000 पे पूरा अलग अलग 12%, हाँ अलग अलग करो, 1,20,000 पे 10% कितना होगा ये 12,000 बराबर है, लेकिन टोटल डेप्रिसिएशन आ रहा है 12,250, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दी। ओके तो 5,000 जो है इस पे 6 मंथ्स का करो, 5,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, तो कितना होता है ये डेप्रिसिएशन 250, तो 12,250 होगा डेप्रिसिएशन, ठीक है, क्योंकि मिडिल ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द ईयर में था तो हमने उस पे 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाया, तो हमारा प्लांट एंड मशीनरी भी हो गया। चलो अब फटाफट डेटर्स का हम लोग वर्किंग करते हैं, तो डेटर्स 2,800 है, ठीक है, डेटर्स 2,800 है, उसमें ये बैड डेट्स 800 और हो गए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी टू बैड डेट्स एक्सपेंसेस और लॉसेस को हम डेबिट करते हैं, कितना है बेटा मेरा बैड डेट्स 800, ठीक है, और ये 800 बच्चों यहाँ से लेस कर दो, तो अब वर्किंग का एरिया 20,000 बचा। अब मुझे 20,000 पे सारा प्रोविजन की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 6% ऑन सन्ड्री डेटर्स इज टू बी मेंटेन, लेस 6% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 20,000 का 6% कितना होगा 1,200 रुपए, 1,200, $1,200. हाँ
तो ये प्रोविजन न्यू है 1200, लेकिन मेरे पास ओल्ड प्रोविजन तो 400 है ना, तो फॉर्मूला तो न्यू माइनस ओल्ड होता है ना, तो भले यहाँ पर मैं ये लिखूंगी, लेकिन यहाँ पर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना बोलेंगे बेटा, न्यू माइनस ओल्ड, तो 1200 माइनस 400 कितना आ रहा है ये 800, ठीक है। और ये अमाउंट लेस करके अब मेरे पास कितना बचा, 20,000 माइनस 1200 इज 18,800, और 18,800 जो है इस पे इसने अभी बोला है क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट 2%। यदि मेरे पास ट्रायल बैलेंस में ओल्ड डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी होता तो मैं उसको भी कंपेयर करती, है क्या मेरे पास, जरा बताओ। एंड कहाँ है बेटा, मिस वो क्रेडिट में डाउटफुल डेट्स के प्रोविजन, अरे नहीं डिस्काउंट नहीं है। हाँ ठीक है, यदि होता तो उसको भी कंपेयर करती, मैं एक ऐसा क्वेश्चन भी दूंगी आपको जिसमें दोनों है तो उसको भी कंपेयर करती, ओके। बट यहाँ नहीं है, तो जो 18,800 है उसका 2% कर लो, तो कितना आ रहा है 376 आ रहा है क्या, चेक करिए। तो ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 376 इधर आ जाएगा। ये यदि क्रेडिटर्स पे होता है तो वो इनकम होती है और हम P&L के क्रेडिट करते हैं, और मेरी बैलेंस शीट में कितना आएगा 18,800 माइनस 376 विच इज 18,424। यहाँ किसी को प्रॉब्लम है तो आपको मुझे बता देना चाहिए कि मिस ये तो नहीं आया। मिस डिस्काउंट ऐड हो रहा है ना आपके पीएनएल में। हाँ, ये चाहिए तो इन दोनों को ऐड करके भी लिख सकते हो, मैंने अलग अलग लिखा है समझाने के हिसाब से, मैंने अलग लिखा है, आपको चाहिए तो आप ऐड और सन्डी डेटर्स तो लेस होएगा ना जी। सन्डी डेटर्स तो लेस होएगा ना। हाँ किया है ना बेटा, ये डेटा से लेस ही हुआ है ना दोनों बार, ओके। अब ये एक लास्ट वाला ये भी देखो, रेंट ऑफ प्रीमाइसेस सबलेट फॉर 1 ईयर 30 सितंबर 2018 1200, मतलब मैंने किसी को सबलेट किया क्रेडिट में है, इसका मतलब मेरी इनकम है, सीधा सीधा दिख रहा है क्रेडिट बैलेंसेस में, सबलेट करने से मुझे मिला, तो मैं यहाँ लिखूंगी बाय रेंट फ्रॉम सबलेट प्रीमाइसेस, तो ये 1200 रुपए मैंने कमा लिए। अब मैंने बोला था निशिता मैं तुमसे पूछूंगी, इनपुट जीएसटी आईजीएसटी 7,000 है, फिर इसने फायर को भी बताया है कि 6,000 का सामान जला, तुमने खरीदा था तो तुमने 18% जीएसटी लगाया था, कंपनी ने मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने 4,000 का क्लेम, स्टेप बाय स्टेप तुम बताओ ट्रेडिंग में क्या करना है, बैलेंस शीट में क्या करना है, P&L में क्या करना है और क्यों। मिस एक तो वो 6,000 लॉस बाय फायर हम परचेजेस से माइनस करेंगे। जोर से बोलो निशिता। मिस वो 6,000 अपन परचेजेस से माइनस करेंगे लॉस बाय फायर से। 6,000 का सामान जला ना, तो मैं हाँ। 6,000 का 6,000 लेस कर रही हूँ, देखो स्टेप्स ध्यान रखो और कौन सा अमाउंट कहाँ आता है वो भी ध्यान रखो, बिकॉज एग्जाम में आप हड़बड़ी में होते हो एंड मिस्टेक करने का चांस होता है। तो 6,000 का मेरा पूरा सामान लेस हुआ, तो दैट इज, देखो मेरे पास जगह कम है पर आप एडजस्ट करो ना कि आप परचेज से लेस करो, यहाँ पर लेस लॉस बाय फायर, मतलब 1,200 लेस करना है परचेज से और ये भी लेस करना है, 6,000 का सामान जल गया, हटाओ इसको, ठीक है। तो परचेज का फाइनल फिगर कितना आ रहा है, परचेज रिटर्न लेस करो लॉस बाय फायर लेस करो, बोलो निशिता कितना आ रहा है वो। मिस 74,800। 74,800, ओके। मिस ये 6,000 के फिगर को ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिख सकते हैं। हाँ चलेगा ना, दैट इज ओके, चलेगा बेटा, ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीपी तो सेम ही आना है ना, ठीक है। निशिता ने स्टेप नंबर 2, मिस अभी वो 18% 6,000 पे 18% अपन इनपुट आईजीएसटी कैलकुलेट करेंगे।
पूरा नुकसान हो गया। तो 6000 पे 18% 1080 होता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, हाँ 1000 into 18% is equal to 1080। पूरा सामान जल गया और इंश्योरेंस कंपनी 4000 भर रही है। 1080 को क्या करना है मुझे? आप ये बताइए। मिस, वो इनपुट जीएसटी जो अपन को ट्रायल बैलेंस में जो है उससे माइनस करना है, मतलब 7000 माइनस 1080। तो 7000 माइनस, अब क्या लें इसका? तो ये तो सामान चल गया, तो 1080। तो ये अमाउंट कितना होता है? 7000 माइनस 1080 कितना होता है? 5920। इसका 920, हाँ 5920 क्या करूं मैं इसका? मिस, इसको असेट्स में डालना है बैलेंस शीट। देखो, इनपुट जीएसटी का मुझे बेनिफिट मिलता है, और आउटपुट जीएसटी जो होता है ना, मतलब एग्जाम में यदि आउटपुट इनपुट दोनों दिया तो आउटपुट माइनस इनपुट जो बचता है वो मैं गवर्नमेंट को पे कर देती हूँ। लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे आउटपुट कहीं दिख नहीं रहा है, तो इनपुट तो मुझे, मैं क्लेम लेती हूँ ना। तो इनपुट मेरा एसर्ट हुआ 5920 मेरा एसर्ट में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करूँ निशिता? मिस, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू लॉस बाय फायर 3080 रुपीज। कैसे मैं उसका, हाँ मिस मैं बताती हूँ। लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर पूरा टोटल में आता है 7080 रुपीज, क्योंकि 6000 प्लस उसका जीएसटी। ओके, एक मिनट स्लो जाओ निशिता। 6000 का हाँ मेरा सामान जला था। ओके हाँ, उस पे इनपुट जीएसटी और ऐड करेंगे तो 7080 रुपीज होता है। ओके 6000, लेकिन मैंने 6000 पे नहीं किया था। मैंने तो 6000 इंटू 18% वो दिया था ना बिल में 1080। हाँ मैंने टोटल कितना पेमेंट किया था उस बिल का? 7080। 1080। 7080 पेमेंट किया था। ठीक है, अब क्या? हाँ मिस, और अपन इंश्योरेंस कंपनी से 4000 का क्लेम आया था, तो हम 4000 7080 से माइनस करेंगे। ठीक है, तो मुझे वो सामान, देखो टोटल जितना भी सामान जला था 6000 का था, पर 6000 में मेरे घर पे नहीं पड़ा है। 6000 प्लस 18% टैक्स 7080 में मुझे पड़ा। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने 4000 का क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, तो 4000 मेरा नुकसान नहीं, 4000 तो एसर्ट में चले जाएगा, उन लोग से ले लूंगी। मेरा नुकसान कितना है? 7080 माइनस 4000, तो 3080 मेरा नुकसान है। तो ये नुकसान को मुझे कहाँ लिखना चाहिए निशिता? लॉस बाय फायर को प्रॉफिट एंड लॉस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। 3080 P&L डेबिट। ठीक है, क्या तुम लोग को ये चीज समझ में आया? देखो जीपीएनपी कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन हर चीज कहाँ जाती है, वो आया है कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन में जीपी कितना आ रहा है निशिता, एक बार चेक करके बताओ मुझे। 50,200। 5200 जीपी आ रहा है, जो तुम यहाँ 2 जीपी लिख दोगे, इसको यहाँ पे नीचे उतारोगे। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 5200। ठीक है, एंड एनपी कितना आ रहा है? 6044 रुपीज। यदि तुम ये वाला टोटल करेंगे, ये दोनों का, और यहाँ से ये सब एक्सपेंस लेस कर देंगे, तो तुम्हारा नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट कितना आना चाहिए निशिता? बोलो जोर से। 6044 रुपीज। 6044 हाँ 6044। 6044 should be your net profit। एंड यदि तुम बैलेंस शीट बनाओगे तो ये प्रॉफिट को तुम कैपिटल में भी ऐड करोगे। तुम्हारे बैलेंस शीट यदि कोई बना के देखना चाहे, बैलेंस शीट की टोटल कितनी आ रही है? आपने ये उसमें गुड्स लॉस बाय फायर में 6000 ही रखा है, उसको 7080 नहीं किया क्या? अरे टैक्स का तो हमने अलग से किया है ना, इनपुट ओके। आउटपुट टैक्स का। तो जितना मेरा जो गुड्स था वो तो 6000 का ही चला है, तो परचेज से मैं तो 6000 ही लेस करूंगी ना। टैक्स का कैलकुलेशन तो अलग से। निशिता जरा देख के बताओगे बैलेंस शीट का टोटल कितने आ रहा है?
1,90,644. 1,90,644. 90,644. ओके निशिता, कैपिटल में से क्या ऐड किया और क्या लेस किया है बताओ। मिस कैपिटल से ड्राइंग लेस की है और नेट प्रॉफिट ऐड किया है। ओके तो एक ही जगह जब ड्राइंग होता है, चाहे कैश की हो गुड्स की हो, कैपिटल से लेस करते हैं। हम लोग एक और सम करते हैं अभी, ताकि देयर विल बी अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। जीएसटी का क्या किया आपने बताया नहीं, वो लेस किया क्या खाली और कुछ नहीं? क्या चीज? जीएसटी का खाली लेस किया ना? हाँ बेटा, 7,000 मेरे को सामान पड़ा 7080 का, 4,000 क्लेम मिल गया, तो 3080 मेरा नुकसान हो गया। हाँ लेकिन मैं पूछा था कि नहीं आपने